हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो हम आगे बढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मज़ा आने वाला है आपको। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज इंटरसेप्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतःखंड, प्रतिच्छेद या अवरोधन। ठीक है, ये होता क्या है देखो। अपने पास ये एक्स वाई एक्सिस है और हमेशा की तरह मैं अपनी एक फिक्स पेस के ऊपर चलूँगा। अगर आपको ये लगे कि वो पेस तेज़ है, मंदी है, तेज़ तो आपको नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आपको लगे कि मंदी है तो आप वीडियो की स्पीड को तेज़ कर सकते हो और अपनी ऐप के अंदर वीडियो की स्पीड को तेज़ करने के जहाँ तक एक इंसान समझ भी नहीं सकता इतनी तेज़ करने के भी ऑप्शन है। ठीक है, ओके, ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हो गए अपने। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन हो गए अपने। मान लो कोई भी लाइन ऐसे जाएगी, कोई भी लाइन अगर वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटेगी। अगर मान लो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई तो सिर्फ एक्स एक्सिस को काटा उसने, वाई एक्सिस को तो काटा नहीं, क्योंकि अगर दो लाइनें पैरेलल होगी तो वो आपस में इंटरसेक्ट करती नहीं। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई ऐसे इसके पैरेलल तो वो इसको काटेगी नहीं कभी। इसके अलावा कोई भी लाइन हुई जो अगर इनके पैरेलल नहीं हुई तो वो दोनों एक्सिस को काटेगी। एक एक्सिस को तो काटना ही पड़ेगा लाइन को हमेशा मिनिमम। कई बच्चों को हो सकता है दिमाग में आए कि सर इसने तो किसी को नहीं काटा। अरे इसको बढ़ाओगे तो काट देगी। लाइन ऐसे इनफाइनाइट होती है। ठीक, ओके जी। तो मान लो ये अपने पास लाइन है और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसे दो पॉइंट पर काट रही है। तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। एक्स अवरोधन, ठीक है, वाई अवरोधन। एक्स प्रतिच्छेद, वाई प्रतिच्छेद, एक्स अंतःखंड, वाई अंतःखंड। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने का इजीएस्ट वे क्या है? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को काट रही है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है लाइन जहां पर वाई एक्सिस को काट रही है। ठीक है, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन के अंदर मैं एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल है, एक इक्वेशन अपने पास 2x + 3y = 6। अगर आपको निकालना है एक्स इंटरसेप्ट तो सिंपली आप क्या करो, y को 0 पुट कर दो। ठीक है, तो y को 0 पुट करते ही ये तो खत्म हो गया। 2x = 6 है, इट इंप्लाइज दैट x = 3। y को मैंने 0 पुट किया तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। y को 0 पुट करने पर x की जो वैल्यू आएगी वो क्या है? वो x इंटरसेप्ट की वैल्यू। कैसे देखो, y को 0 पुट करने पर x की वैल्यू आई है 3, यानी कि ये लाइन जब y की वैल्यू 0 हो तब x की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करती है, यानी कि 3 0 को सेटिस्फाई करती है। यानी कि लाइन पॉइंट 3 0 से गुजरती है। 3 0 x की वैल्यू को पहले बोलते हैं 3 0, यानी कि जब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 3 0। इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेप्ट या फिर अवरोधन या प्रतिच्छेद। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे ये लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है मान लो, तो आप क्या करोगे? आप समझ ही गए अब। अगर आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है कि लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कहां पर काट रही है, तो सिंपली एक्स को 0 रख दो और वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो है वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स को 0 रखने पर 3y = 6, तो y = 2। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ गई बात? ओके, एक्स इंटरसेप्ट निकालना आ गया हमें, वाई इंटरसेप्ट निकालना आ गया हमें। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 आई है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3 है। ये 3 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ओरिजिन से दूर है, 3 यूनिट है ये। ठीक है, अगर वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 आई है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये है 0 2 0। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 2 थी, ये 0 2। और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है मेरे भाई 2। क्लियर है? और कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, यानी कि वो इस ट्रायंगल का, अगर मैं इसको बोलूँ ए, इसको बोलूँ बी, ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, यानी कि वो ट्रायंगल ए ओ बी जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, उसके हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होएगा और आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा दोगे। ठीक है, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कई बार वो ये भी पूछ लेता है ए बी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो लाइन का टुकड़ा इंटरसेप्टेड है उसकी लंबाई बताओ, ऐसे ही बोल सकता है वो। इन दोनों के बीच में अंतःखंडित, इनके बीच में जो ये टुकड़ा फंस गया है लाइन का, उसकी लंबाई बताओ। ऐसे आपको एक्स इंटरसेप्ट भी निकालना पड़ सकता है, वाई इंटरसेप्ट भी है इस पूरी की लंबाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बताओ फिर, फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन 3x + 4y - 12 ऑन द एक्सिस। दोनों एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, ये खत्म हो जाएगा, 12 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12/3 यानी कि 4। तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू आ गई जी 4। और ऐसे ही मुझे y इंटरसेप्ट बताना है तो मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा। इट इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखते ही 12 उधर जाएगा, 4 × 12, y की वैल्यू आ जाएगी जी 3। तो 4 और 3, पहले वो x इंटरसेप्ट को बताएगा, तो आंसर इस ऑप्शन पे। अगर इसको हम एग्जैक्टली देखना चाहें डायग्राम के थ्रू तो ऐसे देख पाओगे कि ये x इंटरसेप्ट है, x की वैल्यू 4 है, y की 0, 4 0, यानी कि ये जो लंबाई है ये 4 है, और ये वाला पॉइंट है 0 3, ये y इंटरसेप्ट है, ये वाला पॉइंट, ये जो लंबाई है 3 है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x इंटरसेप्ट 4 है, यानी कि x एक्सिस को जब ये काट रही है तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसका 4 है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जिस तरीके से वो आपको उत्तर देगा उस हिसाब से, ऑप्शन देगा उस हिसाब से हमने आंसर करना है। अगर वो एक पॉइंट पूछेगा कि x इंटरसेप्ट क्या है, तो उत्तर में ऐसे हो 4 1 3 2, ऐसे यहाँ पर तो 0 ही होएगा, 4 0 3 0 2 0, तो हम समझ जाएंगे इस पॉइंट की बात कर रहा है, ये पॉइंट है 4 0। अगर वो बोले x इंटरसेप्ट बताओ और वो नीचे दे रहा है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये ऐसे इस तरीके से मैथमेटिकली यूज किए जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये समझ में आ गई। हो सकता है वो ये पूछ ले कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस और y एक्सिस में जो इंटरसेप्टेड है, जो फंसी हुई है, उसकी लंबाई, तो 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो उत्तर आ जाता 5। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ओके जी, बताओ फिर। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो क्या पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट लेंथ पूछ रहा है किस चीज की, ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो ये लाइन कुछ ऐसे पास हो रही होगी, हमेशा ये लाइन ऐसे पास नहीं होगी x एक्सिस y एक्सिस में, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। सर हमें कैसे पता चलेगा? फिर सिंपल सी बात है, क्या करो, यहां पर मैंने y को 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट करते ही x की क्या वैल्यू आ गई, 6 8 48 8। तो जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी कि इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। ठीक, जब मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 8 है, जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 6 है, 8 6 48, तो यानी कि 0 6, इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। अब आपको पता लग गया कि अच्छा इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं। अगर इसी की जगह ऐसे आ जाता -8 और 0, तो ऐसे लाइन पास हो जाती। ठीक है, ओके। तो ये वाली लंबाई कितनी है, y एक्सिस 6, ओरिजिन से 6 यूनिट की दूरी पर है ये कितना है, ये 8।
तो 6, 8, 10 इसके बारे में पूछ रहा था वो। लेंथ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है उसका शॉर्टेस्ट लेंथ पूछ रहा था, ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आया हुआ क्वेश्चन है 6, 8, 10। ठीक ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ऐसे और क्वेश्चन करोगे। द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक बार ये करो, मैं अपना चश्मा साफ कर लूं, बिना पॉज के ही कर लो चाहे। तो द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, तो सीधा सीधा देख रहा हूं मैं, y को 0 रखूंगा तो 5 से 12 पर जाएगा, y को 0 रखते ही x इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी 12, x को 0 रखूंगा तो 12 5 60, तो y की वैल्यू 5 आएगी, तो 5 12। अब तो मुझे डायग्राम भी नहीं बनाना, मुझे पता है कि ये 13 होएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट है। ऐसे कर पाओगे एग्जाम में आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, देखो जब मैंने y को 0 रखा तो ये तो खत्म हो गया, तो 5 से ये 60 कटेगा कितने पर, 5 से 12 पर जाएगा, तो x की वैल्यू 12। तो जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 12, तो x इंटरसेप्ट आ जाता है कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर ये लाइन काट रही है। या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, x की वैल्यू जब 12 है तो y की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट से ये लाइन गुजरती है। ठीक है, ऐसे ही इस पॉइंट से भी ये लाइन गुजरती है। जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू आती है 5, तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आएगी, तो वो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है। y की वैल्यू, इसको रटने की जरूरत नहीं है, देखो यहां पर अगर y की वैल्यू निकल रही है तो वो इस लंबाई को बता रही है, x की वैल्यू निकल रही है तो वो इस लंबाई को बता रही है। इन दोनों पॉइंट से लाइन गुजर रही है। ठीक है, मैंने x को 0 किया तो y आ गया 5, तो y वाला यही एक्सिस है ना, तो ये आ गया जी 5। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ये लाइन 0 5 से गुजर रही है, तो 5 12 13 इसकी लंबाई पूछ रहा है। आगे बढ़ जाएं। इफ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट p एंड q, तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को p और q पर काटता है। ठीक है जी, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ p एंड q। ओके, x को p पर काट रहा है, y को p पर काट रहा है, ये उसने नहीं बताया और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, किसी को ही मान लो। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर y को 0 रख दूं, y को 0 रखते ही ये खत्म हो जाएगा, 20x इजिकल टू 420, x इजिकल टू 21, तो x की वैल्यू 21 आ गई। तो यानी कि ये जो लंबाई जहां पर ये x एक्सिस को काट रही है लाइन, वो 21 यूनिट दूर है ओरिजिन से। ऐसे बोल सकते हो आप, 21 0 इस पॉइंट पर काट रही है। ओके जी, अगर मैं x को 0 रख दूं तो ये खत्म हो गया, 21y इजिकल टू 420, 21 दूनी 42, y की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि y की वैल्यू 20, इस पॉइंट से भी गुजर रही है लाइन, ये 20 है। आपको इतना डिटेल में चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 20 21 29 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो ये क्या आ जाएगा 29, इस लंबाई की वो बात कर रहा है। ओके, आगे बढ़ जाओ, इनमें से किसी को भी p मान लो, किसी को भी q मान लो। ओके जी, तो नेक्स्ट हम करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, एक रेखा का ढलान। रेखा का ढलान क्या होता है बताता हूं। मान लो मैंने एक लाइन खींच रखी है, ये आपने पार्क में वो देखा है झूला जिस पर से बच्चे ऐसे फिसलते हैं, ऐसे यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई होती हैं, बच्चे सीढ़ियों से चढ़ते हैं और फिर यहाँ से फिसलते हैं। ठीक है, तो ये जो झूला होता है ये इस झूले का स्लोप है। अगर मैं किसी झूले को ऐसा बनाने के बजाय ऐसे बना दूं बिल्कुल, तो बच्चे को कितना डर लगेगा कि मैं कितनी स्पीड में जाऊंगा एकदम से, और आगे जाके क्या पता मुंह लगे उसका, रोक भी ना पाए, दांत टूट जाए। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है, इसकी जो चढ़ाई है, जैसे पहाड़ की चढ़ाई अगर बिल्कुल खड़ी हो तो आप चल नहीं पाओगे, पहाड़ की चढ़ाई अगर कम होगी तो आप चल पाओगे। तो इस चीज को बोलते हैं कि ये चीज कितनी तिरछी है,
इसका स्लोप ज्यादा क्यों है, इसका स्लोप कम क्यों है, क्योंकि इसका ये एंगल कम है। इसका स्लोप ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका ये एंगल ज्यादा है। ठीक, क्लियर मेरे भाई। तो ये जो एंगल है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, ये जो एंगल है। ठीक है, तो कोई भी जो लाइन है वो कितनी तिरछी है, कितनी झुकी हुई है, उसका क्या झुकाव है, वो बोलते हैं उस लाइन का स्लोप, यानी कि उस लाइन का ढाल, ढलान, प्रवणता। और इंग्लिश में 2 वर्ड यूज हो सकते हैं, एक तो स्लोप और एक ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये लाइन ऐसी है तो इसका एंगल मैं किसके साथ नापूंगा, वाई एक्सिस के साथ नापूंगा कि कितने डिग्री का एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ नापूंगा। मान लो कोई लाइन है ऐसे है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल मापूंगा तो ये वाला एंगल मापूंगा या ये वाला एंगल मापूंगा, तो कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो डिसाइड किया है कि एक लाइन का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब मैंने बता दिया है, स्लोप का मतलब है कि डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, इसका जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, उसकी क्या डिग्री है, वो कितना झुका हुआ है, स्लोप का ये मतलब है। ठीक है, तो स्लोप जो है वो हम मेजर करते हैं एंगल ऑफ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि कैसे, मान लो ये अपना एक्स वाई एक्सिस है और अपने पास एक लाइन है ऐसे, तो ये वाला एंगल देखेंगे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, वो वाली है, ये नेगेटिव वाली है। तो इस तरफ ये जो एंगल है थीटा, ये इस लाइन के स्लोप को डिटरमाइन करेगा। अगर अपने पास एक और लाइन है ऐसे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ वाला एंगल लेना है, ये नहीं है कि जो छोटे वाला है, ये वाला एंगल जो थीटा है ये लेना है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लाइन का जो एंगल है। क्लियर है भाई? ओके जी। तो सर हम स्लोप को कैसे मेजर करेंगे, ये तो स्लोप चीज क्या है वो मैंने आपको बताया, तो चलिए स्लोप को मेजर करने के तरीके बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहला तरीका, मान लो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो लाइन जो है वो एंगल बना रही है थीटा, तो स्लोप थीटा नहीं होता कि स्लोप 60 डिग्री है, ऐसे ही बोल सकते हैं हम कि स्लोप 60 डिग्री है। अदरवाइज स्लोप क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, स्लोप है जो भी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल है उसका टेंजेंट, उसका टेंजेंट। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, क्लियर है भाई? टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं ये जो झुकाव है, पार्क के अंदर कोई भी झूला है उसका कितना झुकाव है, डिपेंड करता है कि उसका परपेंडिकुलर कितना है और उसका बेस कितना है, इनके रेशियो पर। अगर आप परपेंडिकुलर को इतना ही रख लो लेकिन आपने बेस छोटा सा रख दिया है, ऐसे झूले को ऐसे तुरंत उतार दिया तो बहुत ज्यादा झुकाव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने परपेंडिकुलर यही रखा और झूले को 1 किलोमीटर दूर उतारा ऐसे, तो यहां पर बच्चा बैठेगा, सरकेगा ही नहीं। यार एक कितना गंदा झूला है, पैदल चलने टाइप का ही है। तो डिपेंड करता है झूले का ढलान कितना है कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है उसके ऊपर। ठीक, क्लियर है? तो टेन थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी। तो स्लोप अगर आपको एंगल दे रखा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ तो आप ऐसे निकालोगे। दूसरा तरीका है, अगर एग्जामिनर ने आपको यह बता दिया कि मेरे पास एक लाइन है जो कि ये मेरे पास एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये वाला अपना पॉइंट है 1 2 और ये वाला अपना पॉइंट है जी 4 और 8। ठीक है, इनसे पास हो रही है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा ये जो लाइन है, मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आप आगे बोलोगे नहीं। ये इसके साथ जो एंगल बना रही है, ये इस एंगल का हमें टेंजेंट चाहिए, टेन थीटा चाहिए हमें। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो ऐसे बना लेता हूं कंस्ट्रक्शन। आप बोलोगे जी हाँ सर, ये मैंने इसके पैरेलल बना दिया, ये मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल बना दिया। ठीक है, अब देखो यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन से कितनी दूर गए हैं हम, हॉरिजॉन्टली कितनी दूर गए हैं, किस डायरेक्शन में गए हैं, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, 1 यूनिट। और इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस है 4 यूनिट। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो 4 में से 1 गया 3। इस लाइन की जो लंबाई है वो है जी 3। ऐसे ही आप देख सकते हो कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस कितना है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है जी 2, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, इसकी ऊंचाई 2 है। ओके, और इस पॉइंट की ऊंचाई कितनी है, इस पॉइंट की ऊंचाई है जी 8। 8 में से 2 गए 6, ये हो गया जी 6। अगर मैं इसको 4 बना लेता तो अच्छा रहता ना, 2 में 4 6 जोड़ देते हैं। 2 में 2 और 4 6, ये हो जाएगी जी 6। ठीक है, तो 6 में से 2 गए तो बढ़िया रहेगा ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास ये जो एंगल थीटा है ये भी एंगल थीटा ही रहेगा। ओके जी, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/3। वैसे ये 4 क्या है, देखो ये पूरा डिस्टेंस था 6, हाँ जी सर, और ये वाला डिस्टेंस था 2, ये 6 है, यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट, ये यहाँ का। तो वाई कोऑर्डिनेट ये परपेंडिकुलर साइड को क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ का जो वाई कोऑर्डिनेट है और यहाँ का जो वाई कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस क्या है। ये 4 आया 6 - 2 से, 6 में से 2 घटाया, ये 3 आया 4 - 1 से, 4 में से 1 घटाया। तो अगर आपको लाइन का स्लोप निकालना है, अगर आपको लाइन का स्लोप निकालना है और एग्जामिनर ने आपको यह बता दिया कि एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो आप क्या करोगे, स्लोप को आप हमेशा याद रखोगे टेन थीटा से आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस चाहे y2 - y1 कर लो या y1 - y2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके वाई एक्सिस में से इसका वाई एक्सिस घटाया, y2 - y1 किया तो x2 - x1 करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि नीचे x1 - x2 कर दो, आपका दिल करे वो करो। इस वाले y में से उस वाला y घटा दो, फिर इस वाले x में से उस वाला x घटा देना, इस y में से ये वाला y कोऑर्डिनेट घटा दो तो इसके x कोऑर्डिनेट से इसका x कोऑर्डिनेट घटाना, लेकिन ऊपर आएगा y। क्यों, y रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को, ये रिप्रेजेंट करता है बेस को, और स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं कि इन 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है, स्लोप बता दोगे। ओके जी, अब तीसरा तरीका, अगर मैं आपको कोई इक्वेशन दूं कि ax + by + c = 0, एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर, तो इसका स्लोप होएगा मेरे भाई -a/b, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव लेना है, एंड बटे में कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक, यहां पर ऐसे मत करना, कई बच्चे ऐसे रिलेट करते हैं कि स्लोप जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y का डिफरेंस बटे में x का डिफरेंस होता है, तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ y बटे में कोफिशिएंट ऑफ x कर लेते हैं। ये उल्टा है, यहां पर प्रूव नहीं करके दिखाऊंगा, मोटा मोटा मैं आपको ये बता देता हूं ऐसा क्यों है। फिलहाल ऊपर जो है ना वो y की ही वैल्यू है, कोफिशिएंट x का आया है, 3 इडियट में बोल रहा था ना, बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, है? तो ये कोफिशिएंट ऑफ x लिखा है लेकिन एक्चुअल में y की लंबाई है। कैसे है मैं आपको बताता हूं, मुझे एक तरीका ढूंढने दो ये बताने का। आप ऐसे देख लो कि, हाँ आप ऐसे देख लो कि अपने पास एक लाइन है, मान लो 2x + 3y = 6। तो जब आप y को 0 रख रहे हो, मान लो आप y को 0 रख रहे हो, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6/2। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, चलो हाँ, तो y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3, और
y की वैल्यू आ जाएगी जब आप x को 0 रख दोगे। एक मिनट रुको यार, मेरे को बेटर तरीका ढूंढने दो आपको बताने का। ये भी ठीक है, इससे ही बताया जा सकता है। x इंटरसेप्ट तो देखो, रटने का तरीका बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं बता रहा। मान लो एक लाइन है, वो ऐसे पास हो रही है, तो इसका जो स्लोप है वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा, मान लो ये वाला एंगल है थीटा, तो नंबर 1 आपको लगेगा कि सर स्लोप तो 180 माइनस थीटा के हिसाब से बताना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, अगर अपने पास ये लाइन है तो स्लोप हमेशा बताया जाएगा जो एंगल बनाया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेकिन इसको मैं बाद में देखूंगा। अगर मुझे tan थीटा मिल जाए तो मुझे tan 180 माइनस थीटा भी मिल जाएगा, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? प्रूफ नहीं बता रहा आपको, ताकि याद रहे, इसलिए ये चीज बतानी जरूरी है। आप फिर इसको बाद में रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो tan थीटा निकाल लूं, उसका नेगेटिव लगा दूंगा, तो ये नेगेटिव इसलिए लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो मुझे tan थीटा मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। हाँ जी, तो ये परपेंडिकुलर कैसे आता है? ये परपेंडिकुलर है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसे आता है? y इंटरसेप्ट आएगा जब मैं x को 0 रख दूंगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी जी -c/b। x को 0 रखते ही y की वैल्यू -c/b। तो ये b जो है ये एक्चुअल में y की वैल्यू का रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो b नीचे चला गया, ऐसे ही x वाला भी a भी नीचे चला जाएगा, तो जो y के पास जो पड़ा है ना वो x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। मोटा मोटा समझ लो, आप निकाल भी सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे। और x के साथ जो है वो y को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो x के साथ पड़ा है वो y इंटरसेप्ट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा रेशियो में, और जो y के साथ पड़ा है वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए जब ये जनरल इक्वेशन होती है तो मैंने पलट दिया। जनरली ये चीज सीधी रटवा दी जाती है। अब आप ध्यान रखोगे कि भाई अगर कल को आप कंफ्यूज हो जाओ कि y ऊपर था या x ऊपर था, क्या किसका कोफिशिएंट ऊपर था, तो आप ध्यान रखो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लेकिन इसमें जो x के साथ वाला है वो y को रिप्रेजेंट करता है और y के साथ वाला x को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो मैं अगर किसी को ये समझ में ना आया हो, आप निकाल भी सकते हो, इसको प्रूव भी कर सकते हो। y की वैल्यू आ गई c/b, y इंटरसेप्ट की वैल्यू ये, और x इंटरसेप्ट की वैल्यू, यानी कि अगर मैं y को 0 रख दूं, x की वैल्यू आ जाएगी -c/a, -c/a। यहां पर जब आप प्रूव करोगे tan थीटा की वैल्यू भी निकाल लोगे। एक्चुअल में मुझे चाहिए tan 180 माइनस थीटा, यानी कि -tan थीटा, तो यही आ जाएगी, प्रूफ भी हो जाएगा। लेकिन मैं समझाना चाह रहा था, पर चलो प्रूफ भी हो गया। अदरवाइज ये रटा हुआ होना चाहिए, अब आगे से आपको ध्यान रखने में आसानी होगी। तो नंबर 1 ये 3 तरीके हैं जिनसे हम स्लोप को निकाल सकते हैं भाई। ओके, तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं एक लाइन ने क्या एंगल बनाया है ये बता दूं तो स्लोप बता दोगे मुझे? ओके जी। अगर मैं 2 पॉइंट दे दूं कि ये लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो स्लोप बता दोगे मुझे? ओके। अगर मैं एक इक्वेशन बता दूं तो स्लोप बता दोगे मुझे? एग्जाम्पल, अगर मैं इक्वेशन बताऊं कि 4x - 7y + 7y - 18 = 0, तो इसका स्लोप m क्या होगा? x का कोफिशिएंट और उसका नेगेटिव y का कोफिशिएंट नीचे, तो -4/7 इसका स्लोप है। सिंपल, खत्म। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल में अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं कि एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट से गुजर रही है, एक तो 2, 3 है और एक 5 और -3 है, तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, मैं y वाले में से y वाला घटा रहा हूं, किसी भी एक में से दूसरा घटा दो। y वाले में से y वाला 3 - -3 यानी कि 6, 2 - 5 यानी कि -3, तो इसका स्लोप है -2 अगर लाइन इन 2 पॉइंट से पास हुई। ठीक, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट, स्लोप के बारे में कुछ और मजेदार बातें। अपने पास ये XY कोऑर्डिनेट है ऐसे, ठीक है, तो स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप का मतलब है ऐसे एक लाइन की कितनी ढलान है। अगर इस लाइन के ऊपर मैं ऐसे बॉल रख दूं तो ज्यादा स्लोप होएगा तो ये ज्यादा तेजी से भागेगी, ऐसे कम स्लोप होएगा तो ये कम तेजी से भागेगी। आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल। तो x एक्सिस का स्लोप 0 है, क्योंकि अगर बिल्कुल x एक्सिस ऐसे कोई भी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, उसके ऊपर बॉल को रखोगे तो क्या भागेगी? ढलान ही नहीं है। फर्श बिल्कुल प्लेन होगा तो कैसे भागेगी? तो स्लोप 0 है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि x एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन होगी तो उसका एंगल क्या है x एक्सिस के साथ? उसका एंगल x एक्सिस के साथ है 0। थीटा = 0। x एक्सिस खुद के साथ अगर थोड़ा सा भी ऊपर उठता तो कुछ एंगल बनाता, 15 डिग्री 20 डिग्री, लेकिन अभी बना रहा है 0।
तो tan 0 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही जो y एक्सिस है, अगर मैं बोलूं मैंने एक झूला बनाया है, ऐसा सीढ़ियों पे चढ़ना है और मैंने ऐसे सीधा बना दिया मैं कि इस झूले पे झूलो तो आप झूले पे नहीं झूलोगे, क्योंकि आपको पता है ये झूला क्या बनाया है, ये मरने का यंत्र बनाया है। यहाँ पर सीधे पड़ोगे, झूले का सहारा ही नहीं होएगा, सीधे ही पड़ जाओगे आप। तो यहाँ का स्लोप क्या है, यहाँ का स्लोप है नॉट डिफाइंड। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी लाइन वाई एक्सिस हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, स्लोप बनता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसके टेन थीटा से। तो tan 90 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक, रटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए समझा रहा हूं। ओके जी। स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर सेम, यानी कि मान लो अपने पास एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो सिंपल सी बात है यार, स्लोप का मतलब क्या है, ढलान। दोनों पैरेलल होगी यानी कि ढलान सेम है। ओके। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब है, मान लो अपने पास दो लाइनें हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका जो स्लोप है वो है m1 और इसका जो स्लोप है वो है m2। ठीक है, तो अगर m1 की वैल्यू है 2/3 तो m2 की वैल्यू पता क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल भी लेना है और साइन भी चेंज करना है, तो -3/2। अगर मैं m1 की वैल्यू बता दूं -7/8, बिकॉज ये नेगेटिव है तो उसको मैं पॉजिटिव करूंगा। ठीक है, और पलट भी दूंगा, तो पलटना तो है ही है, साथ में साइन भी बदलना है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 आएगा। करके देख लो सर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसका स्लोप है tan थीटा, उसका स्लोप होगा tan 90 प्लस थीटा, इस कारण। अदरवाइज ये रटा हुआ होना चाहिए, ये रटा हुआ होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट हैंड, जो भी मैं आपको चीजें बताता हूं अभी समझा रहा हूं, नोट्स में लिखो और फिर ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है भाई, ओके जी। अब कुछ क्वेश्चन कर लें। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो सिंपल सी बात है भाई, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 7 - 5 2, 7 - 5 बटे में 9 - 7। इजी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहें। ठीक है, थोड़े से ज्यादा करवा दूंगा ताकि आप इन चीजों में से निकलो और याद रहें, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए और बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है जी, तो 2 - 1 मेंटली बता दोगे, 2 - 1 1/1। अब देखो जो स्लोप है वो अपना 1 आया, तो यहाँ पर उत्तर में 1 होना चाहिए। तो कई बार वो ये पूछता है कि स्लोप क्या है और वो आपसे एंगल पूछ लेता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि जो भी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना था उसका tan थीटा, तो उसने tan थीटा की वैल्यू आपको दे दी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, या फिर इसी को π/4 लिखते हैं 180/4। ठीक है, स्लोप को एंगल के रूप में ही पूछ सकता है एक आधी बार, लेकिन उसी एंगल के रूप में पूछेगा जब आपको इसके tan थीटा की वैल्यू पता हो। ऐसा नहीं है कि स्लोप निकला 2/3 तो tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, सर ये तो हमें पता ही नहीं है, तो वो नहीं पूछेगा। तो फिर थीटा की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स 2/3, ऐसे करके। ठीक है, ओके आगे बढ़ जाऊं। आपको हर रूप दिखाऊंगा ना ताकि वो आपको सरप्राइज ना करे। इक्वेशन करो भाई। Slope of the line AB is 4/3. Coordinates of the point A and B are this and this. तो एक लाइन AB है, ठीक है जी, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, इसका स्लोप जो है ये है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है अगर वो इन दो पॉइंट से गुजरे, तो -3 माइनस में -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर आ जाएगा जी 2 बटे में 2 माइनस में x, ये इसका स्लोप होना चाहिए था, जो कि इक्वल है 4/3 के। ठीक, ओके। तो 4 का आधा है ये ना, 4 का आधा है ना ये, तो 3 का आधा होगा, यानी कि ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 3/2। तो 2 में से कितना घटाऊं,
1.5 आ जाए तो आप बोलोगे सर आधा घटा दो, तो x की वैल्यू है हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी पता लग रहा है। आगे बढ़ जाऊं बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करता है, x का कोफिशिएंट क्या है और y का कोफिशिएंट क्या है, उनकी रेशियो के ऊपर। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसका स्लोप होगा -5 बटे में 3। ठीक, डायरेक्टली याद होना चाहिए। स्लोप क्या है, वो सिर्फ इन दोनों के कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। यहां पर 12 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ax plus 3y is equal to 6 has this slope, what is the value of a। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होएगा भाई -a कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ y, और इसका स्लोप है -2 बटे 3। साफ साफ पता लग रहा है a इज इक्वल टू 2। इक्वेशन बहुत ही इजी है, क्यों करवा रहा हूं, ताकि इस चीज़ की हैबिट हो जाए। मैं एक बार बता के छोड़ दूं, फिर एग्जाम में इजी क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा सा सोचोगे, रिकॉल करोगे। जस्ट नॉलेज अप्लाई करवा रहा हूं, आगे फिर इनकी एप्लीकेशन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, बट ये भी जरूरी है। लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी। तो पहले मैं लाइन ए बी का स्लोप निकाल लूं, जो इसके पैरेलल लाइन है उसका स्लोप भी सेम ही होगा। तो ठीक है जी, इसी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो 3 माइनस -3 यानी कि 6 बटे में 6 - 2 यानी कि 4, यानी कि 3/2। इसके पैरेलल लाइन है तो उसका भी स्लोप इतना ही होगा। अगर इसके परपेंडिकुलर होती, उसका स्लोप बताना होता, तो इसको मैं पलटता और नेगेटिव भी लगा देता, साइन भी चेंज कर देता। बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, तो उसका स्लोप क्या है। इस इन पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या है। तो इन पॉइंट से पास होती हुई लाइन का स्लोप क्या होगा, अभी निकाल देते हैं। तो 2 - 5 करूंगा तो नेगेटिव आएगा, मेरा दिल करे वो करूं, मैं 5 में से 2 घटा रहा हूं। 5 - 2 3, उत्तर एक आना है। ठीक है सी। और 3 - -4, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस 7। तो इस लाइन का स्लोप अपना ये आया, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा। एक तो इसको पलट दो बिकॉज वो इसके परपेंडिकुलर है, और एक नेगेटिव लगा दो, -7 बटे 3, ऑप्शन सी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसका स्लोप हो जाएगा भाई अपना m1, पहली लाइन का मान लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का नेगेटिव -2, कोफिशिएंट ऑफ y -5, साइन कंसिडर करने हैं दोनों जगह। ठीक है जी, तो ये हो गया 2/5। तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप है, इसका उल्टा करूंगा और साइन चेंज कर दूंगा, -5/2। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ओके, तो ये अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी मैंने आपको। एंड डायरेक्ट इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो इजी ही कंसिडर होएगा। तो मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी, स्लोप के बारे में सारी जानकारी दे दी, इंटरसेप्ट के बारे में सारी जानकारी दे दी। अब उसी जानकारी को हम यूज भी करेंगे। अब अलग अलग तरीके से वो आपको लाइन की इक्वेशन पूछ सकता है वो आपसे कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ, ये इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, इसका एक्स इंटरसेप्ट ये है और इसका स्लोप ये है, बताओ इसका स्लोप ये है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है, बताओ। ऐसे मजेदार चीज है, मजा आएगा आपको, और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ परफेक्टली समझाऊंगा मैं आपको। ठीक, देखो तो अलग अलग वेज में हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म आपको एक लाइन का स्लोप बता देगा और ये बता देगा कि इस पॉइंट से पास हो रही है, तो बताओ इक्वेशन। आपको 2 पॉइंट बता देगा, इन 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, इक्वेशन बताओ। आपको इंटरसेप्ट बता देगा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, बोलेगा लाइन बताओ। आपको स्लोप बता देगा और इंटरसेप्ट बता देगा और बोलेगा इक्वेशन बताओ। ये सारे इजी हैं और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इन सब के लिए एक यूनिवर्सल चीज बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म, सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि मेरे पास एक पॉइंट है, एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है, तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो
आप बोलोगे सर इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइनें पास हो रही हैं, कौन सी की इक्वेशन बताऊं, स्पेसिफिकली बताओ ना कौन सी लाइन चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि भैया इन 2 पॉइंट से पास होती हुई लाइन की इक्वेशन बताओ, फिर आप बोलोगे कि हाँ ये हुई ना बात, इन 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन पास होगी। तो अगर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ, तो इनफाइनाइट लाइन्स है तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट है भाई। बताओ किसकी बताऊं, ठीक ठाक बताओ कौन सी। मैं आपको सिंपली बताऊं, उसके घर का एड्रेस बताओ, क्या बताओगे, किसके घर का एड्रेस। ठीक है, मैं बताऊंगा कि भाई उसके घर का एड्रेस बताओ जिसका नाम ये है फलाना ढिमकाना, फिर आप बताओगे। ठीक है, ऐसे ही अगर एग्जामिनर आपसे लाइन की इक्वेशन पूछना चाह रहा है तो उसको आपको एनफ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिससे वो बता सके कि ये वाली लाइन, अगर वो मुझे बता दे कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और साथ में बता दे कि इस लाइन का स्लोप ये है, समझ गए। मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है कि इस लाइन का स्लोप ये है, स्लोप बता दिया उसने, यानी कि पॉइंट बता दिया और स्लोप बता दिया, क्योंकि ये जितनी भी लाइनें पास हो रही है सबका ढलान अलग अलग है ना, कोई ऐसे पास हो रही है कोई ऐसे पास हो रही है, सबका ढलान अलग अलग है। तो अगर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं और स्लोप बता दूं तो लाइन फिक्स हो गई। अब आप उसकी इक्वेशन बता सकते हो, कैसे बता सकते हैं अभी देखते हैं। देखो जी, एग्जाम्पल दे लेता हूं मैं। तो सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, 2 3 इस पॉइंट से पास हो रही है, और इस लाइन का जो स्लोप है m है वो है -4/3। ठीक है, ओके जी। तो सिंपली आपने करना क्या है, देखो अपने पास ये एक लाइन है, मैं मान लेता हूं अपने पास जो लाइन है वो ये वाली है, ये 2:3 पॉइंट से पास हो रही है और इसका ढलान फिक्स हो चुका है। ठीक है, और इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो स्लोप है दैट इज -4/3। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जैसे आपने हमने प्लेन ज्योमेट्री में ये किया था कि ये जो रेक्टेंगल है, अगर आपको ध्यान हो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगुलर वर्टेक्स से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दूं है, तो क्या है कि बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू में हाइट। सेम ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकाल के हम इक्वेट कर सकते हैं, ऐसे ही सेम लाइन का स्लोप मैं 2 तरीके से निकाल के इक्वेट कर सकता हूं। ठीक, मैं जस्ट क्या करूंगा, मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, इक्वेशन अपने आप भागी भागी आएगी। मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा 2 तरीके से और उनको इक्वेट कर दूंगा। कैसे सर, मैं सिंपली क्या करूंगा, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप, एक तो उसने स्लोप दे रखा है तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे जी हाँ सर, एक तो मैं स्लोप निकालूंगा एग्जैक्ट वैल्यू में और दूसरा स्लोप में निकालूंगा वेरिएबल में। ये वाला स्लोप मैं कैसे निकालूंगा, वैल्यू में, और दूसरा स्लोप में निकालूंगा वेरिएबल में। वेरिएबल यानी कि मुझे इक्वेशन जो बनानी है वो एक्स और वाई में तो होगी ना, वेरिएबल तो होंगे ना। तो मैंने एक इमेजिनरी पॉइंट मान लिया कि कोई भी और पॉइंट है एक्स वाई जिससे लाइन गुजर रही है, इस लाइन के ऊपर हजारों पॉइंट है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि एक पॉइंट है 5 2 जिससे लाइन गुजर रही है ना, फिर तो क्या पता है गुजर रही हो कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन एक्स वाई यानी कि कोई भी एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल है कि इस पॉइंट से लाइन गुजर रही है। ओके जी, तो किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो अगर आपको 2 पॉइंट मिल जाएं जिनसे वो गुजर रही है। आप बोलोगे जी हाँ सर, बताया तो है, बताया तो है। अगर 2 पॉइंट से लाइन गुजर रही है तो, अगर 2 पॉइंट से लाइन गुजर रही है तो उसका स्लोप बता सकते हो, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटे में एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। जी हाँ, बस खत्म बात। एक स्लोप मेरे पास है, एक मैं निकाल दूंगा वेरिएबल में, एक मैंने वैल्यू की फॉर्म में लिख दिया, एक मैं वेरिएबल की फॉर्म में। तो एक तो इस पॉइंट से पास हो रही है, एक इस पॉइंट से पास हो रही है, तो y-3 बटे में x-2, खत्म, आ गई इक्वेशन। ठीक है, और इसी तरीके से चारों इक्वेशन बनाने बताऊंगा, इसी तरीके से कि चारों बना सकते हो आप, बस स्लोप को स्लोप के साथ इक्वेट करना है। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर लो भाई, x को इधर कर लो, -4/x + 8 इज इक्वल टू 3y - 9। इट इम्प्लाइज दैट, इस सारे को मैं उधर भेज देता हूँ ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, 4x + 3y। ठीक है, और 8 को भी उधर भेज दूंगा, -17 इज इक्वल टू 0। इसको मैं सीधा उत्तर लिखना भी आपको बता सकता हूँ, डायरेक्ट सिर्फ ये लिखना। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। ठीक, क्लियर है। तो एक काम करूँ, एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ठीक है। पहले इस तरीके से कर लेते हैं। मान लो अपने पास ये अपना क्वेश्चन है भाई, पहला हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है 0.4 - 2, और इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप, तो आप ये करोगे कि इस लाइन का स्लोप है 1/2, और मैंने मन ही मन में एक और पॉइंट मान लिया एक्स वाई जिससे लाइन पास हो रही है। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। एक्स वाई जिससे पास हो रही है, तो ये लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो मैं इसका स्लोप निकालूंगा। वाई कोऑर्डिनेट का फर्क वाई माइनस में -2 यानी कि वाई +2 बटे में x -4। इट इंप्लाइज दैट -x + 4 इज इक्वल टू 2y + 4। इट इंप्लाइज दैट इस सब को उधर ले जाऊं तो x + 2y इज इक्वल टू 0। ठीक, ओके जी। एक और एग्जांपल ले लूं चलो ठीक है, दो ही बहुत है, बाकी क्वेश्चन भी करेंगे ना हम आके, दो ही बहुत है। तो आप ऐसे कर सकते हो, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप। ओके जी। अब मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको, छोटा तरीका। ये भी जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आपको शॉर्टकट याद रहेगा, याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ये आपको पता होना चाहिए। स्लोप इज इक्वल टू स्लोप यूनिवर्सल चीज है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि इक्वेशन के अंदर तीन चीजें होती हैं, ax + by प्लस में c इज इक्वल टू 0। एक तो x का कोफिशियंट, एक y का कोफिशियंट, और एक कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 0 है, ये मत बोला यहाँ पर तो है ही नहीं, है तो 0। ठीक है, तो जो स्लोप है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। स्लोप किन के ऊपर डिपेंड करता है कि x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, रेशियो, और सिर्फ इनके रेशियो पर स्लोप नहीं डिपेंड करता, उसके आगे नेगेटिव भी लगाते हैं। स्लोप होता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ y। पहले x का कोफिशिएंट, नीचे होता है y का कोफिशिएंट। पहले x का कोफिशिएंट, नीचे होता है y का कोफिशिएंट। ओके जी, क्लियर है। और साइन को भी चेंज करते हैं, हाँ जी। तो जैसे ही आपको स्लोप दिखता है ना, जैसे ही मुझे स्लोप दिखता है, मुझे तो x और y के कोफिशिएंट दिख जाते हैं, और साइन चेंज करना है। यहां पर है -4 और 3 है, तो साइन बदल दो, 4 और 3 कर दो। x का कोफिशिएंट का नेगेटिव लेते हैं ना जनरली, है, तो आप 4 कर दो, ये 4x, ये 3y। आप बोलोगे जी हाँ सर, फिर सीधा लगा दो इज इक्वल टू। ओके सर, मैं x और y के कोफिशिएंट का रेशियो तो सिर्फ यहां से निकाल पाऊंगा। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या है मुझे नहीं पता, स्लोप जो है वो कांस्टेंट टर्म के बारे में जिक्र ही नहीं करता। ये मुझे पता चलेगा जब मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लूंगा कि ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है। इसको यूज कर लो, ये 2-3 पॉइंट से पास हो रही है, तो देखो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 2, 4 दूनी 8, और y की जगह 3, 3 3 9, 9 और 8 क्या होता है 17। आ गई इक्वेशन, यही तो थी 4x + 3y - 17। ठीक है ब्रदर, क्लियर है। देखो वैसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। आपको एक फायदा पता है क्या है, कि चाहे परसेंटेज हो, कोई भी चीज़ हो, मेंसुरेशन 3D हो, मतलब रैंडमली मैं उठा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी हो, स्टेटिस्टिक्स हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, एलजेब्रा हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, कोई भी चैप्टर हो, नंबर सिस्टम हो, जो ऐसा लगता हो कि इसको प्रैक्टिकली कैसे पढ़ाया जाएगा, दैट डजंट मैटर, मैं आपको 100% टॉपिक्स प्रैक्टिकली पढ़ा सकता हूँ, सेम लेवल की क्लैरिटी के साथ पढ़ा सकता हूँ। ये नहीं है कि अरिथमेटिक तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी कमजोर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कमजोर है, ना ना ना, हर एक चीज प्रैक्टिकलिटी के साथ पढ़ाई जा सकती है, एक्सट्रीम क्लैरिटी के साथ। ठीक है, और सिंपल तरीके, यूनिवर्सल तरीके हर एक चैप्टर में बताए जा सकते हैं, सिंपल, फास्ट यट यूनिवर्सल। ठीक है, चलिए जी, अब इसको भी उसी तरीके से करें। जैसे ही मुझे स्लोप पता लगा, मुझे x और y के कोफिशिएंट मिल गए, और x का कोफिशिएंट मैं क्या करूंगा, -1 है यहाँ पर, तो मैं साइन चेंज कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट है 1 यानी कि x, प्लस में 2y, y का कोफिशिएंट है 2। अब कांस्टेंट टर्म निकलेगा इज इक्वल टू, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, ये किसी न किसी पॉइंट से पास होती है लाइन, तो वो वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए इस लाइन को। तो क्या आपको एक पॉइंट पता है, पता है, उसने दे रखा है 4 and -2, 4 एकम 4 और -2 रखोगे तो -4 0, बस इसको मैंने रख दिया यहाँ पर, आ गई इक्वेशन। ऐसा तरीका है ही नहीं कहीं बुक पे, वेबसाइट आपको मिलेगा ही नहीं।
क्योंकि इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। ओके जी, अदरवाइज ये चैप्टर बुक किस तरीके से पढ़ाए जाते हैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट, तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक लाइन है वो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, एग्जाम्पल लेके ही समझेंगे हम। पहला एग्जाम्पल, ये लाइन जो है ये इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक तो है 2 3 और एक कुछ भी मान लेते हैं -2 और 7, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन बताओ, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है बताओ इक्वेशन, तो इनफाइनाइट लाइनें पास होती हैं। लेकिन जैसे ही मैं आपको 2 पॉइंट दे देता हूं एक ही लाइन पास हो सकती है, यानी कि हमें पता लग गया है कौन सी लाइन है, इसके बारे में बताया जा सकता है। ये एक डेफिनेट, एक स्पेसिफिक लाइन है ये, तो इसके बारे में कैसे बताओगे? वही यूनिवर्सल तरीका है, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप। एक बारी मैं स्लोप को रियल स्लोप वैल्यू में निकालूंगा, यानी कि न्यूमेरिकल में निकालूंगा, और एक बार मैं उसको निकालूंगा वेरिएबल्स में यानी कि एक्स और वाई में। एक्स और वाई में कैसे निकल सकता है स्लोप? जब मैं कोई पॉइंट मानूंगा कि एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो पहले वैल्यू में निकालते हैं। इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो क्या? ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, निकाल तो सकते हो, बताया तो है। अगर इन 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो उसका स्लोप क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 7 - 3 4, निकाल सकते हो ना भाई। और -2 -2 -4 इज इक्वल टू, अब मैंने मन ही मन में एक पॉइंट मान लिया, यहां पर लिखने की जरूरत भी नहीं है, देखो मैं जो भी लिख रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे आपके माइंड में, एग्जाम में आप सीधा ये लिखोगे, सीधा यहां से चीजें स्टार्ट होंगी। मैंने एक पॉइंट मान लिया एक्स वाई। अब देखो, या तो आप इस लाइन के इस टुकड़े का स्लोप मान निकाल लो या इस टुकड़े का स्लोप मान निकालो, फर्क नहीं पड़ता। अरे ये उसी लाइन के तो टुकड़े हैं, इस लाइन का कोई भी छोटा सा टुकड़ा उठाओगे तो भी सेम ही स्लोप होगा, पूरी लाइन का एक ही ढलान होगा ना, ठीक है। ओके जी, तो मैं क्या कर रहा हूं, y माइनस, चाहे ऐसे कर लेना y -7 बटे में x -2, या फिर 7 - y बटे में -2 - x, या फिर y -3 बटे में x, कैसे भी कर लो, स्लोप निकाल दो बस इस पॉइंट को इंक्लूड करके। तो y -3 बटे में x -2, ठीक है जी, क्लियर है। इसको सॉल्व करके लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना भाई। -1 इट इम्प्लाइज दैट, ये इधर आएगा -x + 2 इज इक्वल टू y -3, इट इम्प्लाइज दैट, इनको मैं उधर भेज रहा हूँ, x प्लस में y -5 इज इक्वल टू 0। इसको भी आप तेज निकाल सकते हो, जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है, छोटा तरीका वो यूनिवर्सल है। कैसे? जैसे ही आपको स्लोप मिलता है आप x और y के कोफिशिएंट निकाल पाते हो, ठीक है। तो यहां पर 2 पॉइंटों से जैसे ही मैंने स्लोप निकाला कि जो रियल स्लोप है इस लाइन का वो क्या है, 7 - 3 4 बटे में -2 -2 -4 -1, तो ये -1 बटे में 1 है ना, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने लिख दिया x + y, तुरंत। x का जो कोफिशिएंट है 1 है, क्योंकि हम साइन चेंज करके लिखते हैं, और y का कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है जी। अब मैं देखूंगा ये किसी पॉइंट से पास होती है, तो कोई भी पॉइंट रख दो, चाहे ये रख दो 3 + 2 5 ही आएगा, चाहे वो रख दो -2 और 7 5 ही आएगा। अब डायरेक्टली स्लोप निकालने के बाद जैसे ही आपको पता है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप निकालते ही ये 2 चीज आ जाएंगी, x और y, और किस पॉइंट से पास हो रही है ये जानते ही आपका कांस्टेंट टर्म आ जाता है। इतना झंझट भी करना नहीं होता, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये पता होनी चाहिए। मैं भी ये थोड़ा सा भूल जाऊँ, एक क्वेश्चन आई इतने दिन के बाद, तो ये आपकी नसों में बैठ चुका होगा तब तक। ओके जी, एक सेकंड एग्जांपल ले लें, आप मुझे बताओगे प्लीज भाई, बता दो यार। एक लाइन है वो किन्हीं भी 2 पॉइंट से पास हो रही है, 3 - 4 और -2 -3, ठीक है। छोटे तरीके से ही कर लें। सबसे पहले मैं स्लोप जान रहा हूँ इस लाइन का, तो स्लोप हो जाएगा -3 माइनस में -4, यानी कि 1 बटे में -2 -3 -5, ठीक है। तो मुझे ये जो माइनस है इसको मैं जानबूझ के ऐसे ऊपर ले जाता हूं, क्योंकि x कहीं पे भी लिख लो, -1 बटे 5 इज इक्वल टू 1 बटे -5 इज इक्वल टू -1 बटे, कैसे भी लिख लो, इसको बीच में लिख लो, ऊपर लिख लो, ऐसे, ठीक। यहां से तुरंत मुझे पता चल गया कि x का कोफिशिएंट है 1 तो y का कोफिशिएंट है 5, इनका रेशियो पता लग गया मुझे। ओके जी, अब मुझे एक पॉइंट भी पता है जिससे पास हो रही है 3 और -4, उसको मैं यहाँ पर रखूंगा, x की वैल्यू 3 है तो y की -4 यानी कि -20 यानी कि -17, आ गई इक्वेशन, ठीक।
ये तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर गिवन होगा, आपने सिर्फ स्लोप लिखा, उसके बाद सीधा इक्वेशन लिख दिया आपने, देखो फर्स्ट टेस्ट पे। हाँ, आप इस अंडरस्टैंडिंग को मिस नहीं कर सकते अगर आप लाइटली लोगे। ये भी साथ साथ में रिवाइज करते रहो हमेशा, और ये भी रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं, देखो जी। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है, अगर एग्जामिनर आपको ये बताए कि अपने पास एक लाइन है, उसने एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटा है वो है ए यूनिट लंबाई का, और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटा है वो बी यूनिट लंबाई का। अगर आपको एग्जामिनर ऐसे बता दे कि एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू ए है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बी है, इंटरसेप्ट को दो तरीके से दर्शाया जा सकता है। अगर मैं बोलूं एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है ए जीरो, इसका मतलब है ये पॉइंट ए जीरो है जिससे लाइन पास हो रही है। अगर मैं बोलूं एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है ए यूनिट्स, यानी कि वो सिंपली वही चीज बता रहा है, वो पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूर है, यानी कि इसकी लंबाई। ठीक है, सेम चीज को दो तरीके से बता सकते हैं। ओके जी, तो सीधी सी बात है, तो अपनी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स ए प्लस में वाई बटे में बी, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी इक्वल टू 1। ये बुक किस तरीका है? क्या सर हमें याद होना चाहिए? याद होना चाहिए भाई, बिल्कुल याद होना चाहिए। हमें इसकी नीड नहीं है ये निकालने के लिए, हम एग्जाम में कर सकते हैं बिना इसके, बट ये पता होना चाहिए। ठीक है सर, हम कैसे करेंगे? देखो पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं। अगर एग्जामिनर आपको ये बता देता है कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 2 है, ठीक है, एग्जामिनर आपको ये बता देता है एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई इंटरसेप्ट 3 है, तो आप सिंपली ऐसे लिखोगे एक्स बटे 2 प्लस वाई बटे 3 इक्वल टू 1। अब दोनों जगह आप क्या करोगे, 2 और 3 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम से। तो 2 3 6 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, 2 3 6x। ठीक है, आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 6 से मल्टीप्लाई करोगे सारे को। ठीक है, तो अरे यार कहाँ 6x, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6 3x प्लस में 3 दूनी y 2y इक्वल टू 6। यहां पर बोलने को मैं ऐसे भी बोल सकता था कि आप ऐसे करो, x के साथ y का कोफिशिएंट लगा दो, y का इंटरसेप्ट लगा दो, और y के साथ x का इंटरसेप्ट लगा दो, और आगे इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दो। ठीक, बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, एक चीज याद रख लो, मोर देन एनफ। ठीक है, और अब आपको यह भी अंदाजा हो गया होगा, जब मैं बोल रहा था कि जो x का इंटरसेप्ट है, जो x का इंटरसेप्ट है वो y के साथ आएगा। देखो x का इंटरसेप्ट 2 है, ये y के साथ आएगा, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है, मैं क्या बोल रहा था जब हम स्लोप निकाल रहे थे कि जो x का कोफिशिएंट है, क्योंकि आपका दिल करेगा कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बटे में कोफिशिएंट ऑफ x कर दूं, जो कि गलत है स्लोप निकालने के लिए, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है भाई साहब वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल में हम y बटे x ही कर रहे हैं, हम y इंटरसेप्ट बटे में x इंटरसेप्ट कर रहे हैं, बट x का कोफिशिएंट y को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए स्लोप निकालते हुए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ y। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब देखो इसी एग्जाम्पल में अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है, याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। अगर x इंटरसेप्ट 2 है तो आपको ये पता लग गया कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है 2 0, ओके जी, और ये वाला पॉइंट क्या है 0 3। आपको ये पता लग गया ये लाइन जो है ये इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, और अगर लाइन किन्हीं 2 पॉइंट से पास हो रही है तो आपको पता तो है 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की कैसे इक्वेशन निकालते हैं, पता तो है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, निकाल दोगे आप। फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं अदरवाइज निकाल देंगे, हमें जरूरत नहीं है, जस्ट एक फॉर्म है कि भाई ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि एग्जामिनर अगर आपको बता देगा लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट, सर कौन सा इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट होते हैं 2, एक तो एक्स इंटरसेप्ट एक वाई इंटरसेप्ट। तो जो ये फॉर्मूला है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो मैथमेटिशियन यूज कर रहे हैं, जो मान रखा है, मतलब ये फॉर्मूला जिस इंटरसेप्ट के ऊपर बना रखा है वो वाई इंटरसेप्ट है, वो हमें स्लोप बताएगा और हमें वाई इंटरसेप्ट बताएगा। अगर वो हमें स्लोप और एक्स इंटरसेप्ट बता दे तो भी हमारा तो काम चल जाएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसको बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन कौन सी है मैथमेटिकली, किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन का स्लोप m है और उसका y इंटरसेप्ट मान लो
सी है, अगर y इंटरसेप्ट की वैल्यू सी है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू सी होने का क्या मतलब है कि ये लाइन जब पास हो रही है तो ये जो लंबाई है ये सी है। ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, डिट्टो उसी फॉर्म में करवा दी। अगर हमें लाइन का स्लोप पता है m और उसका y इंटरसेप्ट की लंबाई पता है तो उस लाइन की इक्वेशन ही आएगी। वैसे एक्चुअल में क्या सर हमें इसी फॉर्मूले से इक्वेशन करने की जरूरत है? नहीं, ये जस्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, एग्जामिनर ने आपको स्लोप बता दिया, जी हाँ सर स्लोप तो बता दिया, इंटरसेप्ट बता दिया। इंटरसेप्ट क्या होता है कि कौन से पॉइंट से लाइन पास हो रही है, चाहे वो y इंटरसेप्ट बता दे या x इंटरसेप्ट बता दे, क्या फर्क पड़ता है? y इंटरसेप्ट बता दिया तो मुझे पता चल गया कि लाइन पास हो रही है 0c से, हमें स्लोप मिल गया, हमें एक पॉइंट मिल गया जिससे लाइन पास हो रही है, तो हम तो बता देते हैं जी इक्वेशन, स्लोप पॉइंट फॉर्म। हमें स्लोप मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए जिससे पास हो रही है, हम बता देते हैं इक्वेशन, बस। तो ये वही है। अगर कल को एग्जामिनर ये भी बोल दे कि x इंटरसेप्ट बता रहा हूं मैं तो तुम्हें, अगर एग्जामिनर ऐसे बोल दे एग्जाम्पल कि एक लाइन है जिसका स्लोप है 7/3, ठीक है जी, और क्या बोलते हैं इसका x इंटरसेप्ट है, ऐसे लाइन जो पास हो रही है x इंटरसेप्ट है 4, ऐसे 4 है, यानी कि 40 से पास हो रही है ना, तो बताओ इसकी इक्वेशन। तो हमें अलग से इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें पता है, देखो हमें पता है स्लोप 7/3 है, तो हमें पता है कि x का कोफिशिएंट -7 है क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं, -7x + 3y। मैंने ऐसे ही बोल रखा है, इनके कोफिशिएंट तो मिल गए, कांस्टेंट टर्म निकालना है तो ये वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू है 4 यानी कि -28, y की वैल्यू तो 0 है ही तो यानी कि -28। आ गई आपके सामने इक्वेशन। एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये साइन बदल के वो दे देता है कि 7x - 3y = 28, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अगर वो हमें ये भी बोल देता है इफ दैट गाय, हमें ये भी बोल देता है कि अपने पास एक इक्वेशन है जिसका स्लोप है 5/3, एक लाइन है जिसका स्लोप है 5/3 और उसका जो y इंटरसेप्ट है ये कुछ भी मान लो, अब तक हम पॉजिटिव मानते आए हैं, ऐसे मान लो कि जो y इंटरसेप्ट है वो है -3, ये -3, यानी कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 0 -3, x की वैल्यू तो यहां पर 0 होती है, y की वैल्यू है -3। तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे, अच्छा y इंटरसेप्ट दिया है भाई, तो y = m यानी कि 5/3x प्लस में c यानी कि y का जो इंटरसेप्ट है -3, ये इक्वेशन है, y = mx + c। लेकिन रियल में प्रैक्टिकली एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता कि हम किस तरीके से इक्वेशन को कर रहे हैं, तो ये है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ही, स्लोप भी दे दिया पॉइंट भी दे दिया, तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डर भगा रहा हूं आपसे, सिंपल है ये, ठीक है। तो मुझे तो स्लोप दे दिया तो मैं तो x और y के कोफिशिएंट तो मैं बता देता हूं सर, x का कोफिशिएंट -5 रहा होगा और y का 3 रहा होगा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास हो रही है, अभी बताया भाई 0 -3 से पास हो रही है, तो वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 और -3 तो ये हो जाएगा -9, तो -9 आ रहा है, ये आ गई इक्वेशन। इसको इससे ज्यादा फास्ट आ रही है, बल्कि इसको भी सोल्व करोगे वहीं पर पहुंच जाओगे, समझ में आ गई बात। तो अब मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा क्या चीज, ये हमने 4 चीजें की हैं। अगर मुझे कोई बता दे किसी लाइन का स्लोप और बता दे इस पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप, तो लाइन हो जाती है फिक्स। एंगल भी बता दिया कि भाई x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है, स्लोप ही है उसका मतलब, और इस पॉइंट से पास हो रही है, तो लाइन फिक्स हो गई और हमने ये निकालने का बहुत ही फास्ट तरीका सीख लिया। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है उसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट बताएगा तो स्लोप तो हमें पता लग ही जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स का फर्क बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है। और स्लोप पता लग गया और एक पॉइंट निकल गया तो हमें तेज तरीका आता ही है। फिर मैंने बताया इंटरसेप्ट फॉर्म, x और y इंटरसेप्ट की लंबाइयां पता हो तो भी आप बता सकते हो इक्वेशन। फिर मैंने आपको बताया, और उसमें मैंने बताया ये सिर्फ हमें रटने हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर ये चीजें पूछ ले, इनका कभी कभी यूज हो तो हम कर पाए,
अदरवाइज ये अंडरस्टैंडिंग मोर देन एनफ है। स्लोप इज इक्वल टू स्लोप कर रहे हैं हम बस, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ओके बताओ भाई, मैं पानी पी लूँ, बिना पॉज किए करोगे आप इस क्वेश्चन को? मैं रेस्ट ले रहा हूँ लगभग थोड़ा सा, मिनट 1.5 मिनट का। हाँ जी, चलें फिर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट से अगर एक लाइन पास हो रही है, हमने सही तरीके से किया है जी हाँ। तो देखो एग्जाम में आप ये भी कर सकते हो, ये सारी लाइनें इन पॉइंट से पास हो रही हैं, इन पॉइंट की ये लाइनें पास हो रही हैं, तो इन पॉइंट की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और हम इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो हम इक्वेशन बनाएंगे और छोटे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। बड़ा तरीका स्लोप इज इक्वल टू स्लोप मैंने बता रखा है, अदरवाइज स्लोप मिलता ही एक्स और वाई के कोफिशिएंट मिल जाते हैं, उस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा इसका स्लोप। तो स्लोप हो गया मेरे भाई 2 माइनस 2, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स, तो 4 माइनस माइनस प्लस, -5 -1, तो माइनस माइनस प्लस, -4 -1। इसको अपने मन में ऐसे लिया करो, बिकॉज मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चाहिए। अब मुझे इतना पता चल गया, x का कोफिशिएंट 1 होगा, साइन चेंज करना होता है, ठीक है, और y का 1 होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग। तो ये तो हो ही नहीं सकती। हाँ एक बात बता देता हूँ, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग है, मान लो ये 8 आ गया, तो एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। तो ये मत सोचना कि ऐसे 2x 2y 3x 3y दे रखा और उसको भी काट दो, ठीक। ओके जी। अब मुझे कोई एक पॉइंट चाहिए जो इस लाइन से पास हो रहा है, तो मैंने कोई भी एक उठा लिया, ये वाला उठा लिया। तो -1 -2 तो आएगा -3, तो ये मैंने यहाँ पर भेज दिया, x प्लस वाई प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। एज सिंपल एज दैट, ऐसे आप करोगे पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। ये अपने पास एक लाइन है, ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये दो लाइनें कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ओके। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओके, और ये दो लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। तो मुझे एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो मुझे इन दोनों पॉइंट की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है जी। तो निकालते हैं, पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, अभी कर देते हैं। देखो ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, सिंपली ऐड कर देते हैं तो दोनों इक्वेशन को। तो 2x प्लस x यानी कि 3x इज इक्वल टू 4, नहीं ये 1 जो है ये उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखना, कई बार बच्चे ऐसे जोड़ देंगे 4 और 1 5, ना, इस 1 को उधर भेजोगे, -1, 4 -1 3, x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू पुट कर दो कहीं पर भी आपका दिल करे। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, मान लो यहाँ पर पुट कर दी, तो 2 उधर जाएगा, 4 - 2 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई।
तो ये जो अपना पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है वो है 1 2। ठीक, ओके जी। अब मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए, निकाल लेंगे इन दोनों इक्वेशन का, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि इन दोनों का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस वाई है, माइनस वाई है, सिंपली ऐड कर देते हैं 2x प्लस एक्स दैट इज 3x। ठीक है, y तो कट गया, इस 1 को भी मैंने राइट हैंड साइड भेजा 1 बन गया, इसको भी उधर भेजा 8 बन गया, 8 और 1 9, तो x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 3। अब मैं x की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दूंगा, सपोज मैंने यहाँ पर पुट कर दी 3, तो प्लस का 3 और माइनस का 8, माइनस का 5, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो y इज इक्वल टू 5। तो ये वाला पॉइंट आ गया 3 5। एग्जामिनर बोलना चाह रहा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो 1 2 और 3 5 इनसे गुजरती हो। तो अभी बता देते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप। स्लोप क्या होगा? 5 माइनस 2 बटे में 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 यानी कि 3 बटे 2। तो x का कोफिशिएंट जो ऊपर वाला नंबर होता है उसका नेगेटिव होता है, यानी कि इस स्लोप से मुझे तुरंत मिल गया कि -3x और +2y इज इक्वल टू, अब आगे का कांस्टेंट टर्म मुझे मिलेगा कि ये किस पॉइंट से पास हो रही है उसके बेस पर। कोई भी एक पॉइंट उठा लो, इसकी छोटी वैल्यू हो तो ये उठा लो। तो 1 यानी कि वैल्यू पुट कर रहा हूं -3 और 2 यानी कि +4। ये क्या हो गया? ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1। तो उसने बस क्या किया होगा? नेगेटिव कर दिया होगा। एक्स के साथ नेगेटिव देखना नहीं चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, एक्स उसका दोस्त है, तो 3x - 2y + 1 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। इसी क्लास में सारे क्वेश्चन कर लेंगे क्या? ज़्यादा लंबी तो नहीं हो जाएगी, देख लूँ मैं एक बार। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन और हैं। लेट अस ट्राई कि हम ये क्वेश्चन कर लें। 1.5 घंटे से ऊपर निकली तो पॉज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग ए स्लोप। तो स्लोप ये है और इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, मैं आपको एनफ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर स्लोप इतना है तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इससे मुझे तुरंत पता चल रहा है कि x का कोफिशिएंट -5 है, तो -5x। देखो, मैं तो डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन लिख सकता हूँ जिसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। यहाँ पर प्लस है तो मैं इनके कोफिशिएंट डिफरेंट लिख देता हूँ, बट मैं ऐसे कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाह रहा चीज़ों को, कहीं ये लगे कि, है ना, उतना बताऊं जो वाकई में एग्जाम में यूजेबल होगा। ठीक है, ओके सी। तो x का कोफिशिएंट, स्लोप का जो ऊपर वाला नंबर है वो x कोफिशिएंट के नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ये 5 है तो x का कोफिशिएंट -5 है, तो -5x + 4y ओके इज इक्वल टू। अब ये इस पॉइंट से पास हो रही है 2 और 3, तो वैल्यू पुट कर दो। 2 पुट करूंगा x की वैल्यू तो -10 और -3 तो -12, ये आ गया -22 तो माइनस का 22। ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे हम पेपर में। अब ये सीधा सीधा आप देख पाओगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई ने। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। Find the equation of the line which passes through this point and make an angle of 60 degree with the positive direction of x axis। तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, तो स्लोप क्या हो जाएगा? तो स्लोप हो जाएगा tan 60 यानी कि √3/1। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ से डायरेक्टली कि जो x का कोफिशिएंट है वो -√3 है, साइन चेंज करके लिखा होता है यहाँ पर। तो -√3x + में y इज इक्वल टू, अब मुझे एक पॉइंट चाहिए जो इस लाइन से पास हो रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ पटकूंगा। ठीक है जी, 3 - 4 तो 3 यानी कि -3√3 -4 यानी कि -4। ठीक है, तो यही रखना पड़ेगा फिर वहाँ पर -3√3 -4। ये सॉल्व तो हुआ नहीं, यही है √3x माइनस में y। ये देखो साइन बदल रखा, इनका ही बदल रखा होगा दोनों का। आगे बढ़ जाएं। Find the equation passing through the point this and perpendicular to the line joining the point this and this। इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उससे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो पहले तो इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका स्लोप निकालता हूं मैं, m1 नाम दे देता हूं।
तो 6 - 2 बटे में डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी कि 4/4 मीन्स 1। तो हमें जो लाइन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर है वो होएगी 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, और नेगेटिव नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 1/1। 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गए 4। तो अब देखो x का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आया, इसका नेगेटिव 1 ही आ गया, x + y = अब मुझे एक पॉइंट चाहिए जहां से ये लाइन अपनी पास हो रही है। तो मैं एक बार उत्तर के ऊपर नजर मार लूँ, मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला तो नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है जी। अब मैं कोई भी एक पॉइंट लूंगा, इस पॉइंट से पास हो रही है ना लाइन, तो रखते हैं वैल्यू -4 -5 -9, नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, मुझे फीडबैक चाहिए टेलीग्राम के अंदर, वेदर मजा इज कमिंग और नॉट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दिस एंड दिस। हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है भाई, किसकी? जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। ठीक है भाई, जो इस पॉइंट से पास होती है निकाल देंगे ये वाला पॉइंट। तो एंड पैरेलल है इस स्ट्रेट लाइन के, इसके पैरेलल है। ओके, तो यानी कि इसका जो स्लोप है वही स्लोप हमारी लाइन का होगा, निकाल लेंगे। तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप होगा 6 - 4 5 - 2 बोले तो 2/3। हमें जो लाइन चाहिए उसका स्लोप क्या होगा? वो भी सेम ही होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल है। तो हमारी लाइन का स्लोप 2/3 है। ओके जी, और वो इस पॉइंट से पास हो रही है। यहां से मैं इतना बता सकता हूं कि x का कोफिशिएंट हो गया -2x और y का कोफिशिएंट हो गया +3y, या फिर हमें सिर्फ रेशियो मिलता है, तो ऐसे मान लो 2x - 3y, या फिर इसका डबल हो जाए, क्या पता वो इक्वेशन को डबल कर दे, 4x - 6y। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर वो नन ऑफ दिस ना दे तो हो सकता है इसके बेस पर ही हम इक्वेशन को सोल्व कर डालें। x और y का कोफिशिएंट है 2 और 3 है, और उनके साइन अलग अलग हैं। तो जैसे x का 3 है, हो ही नहीं सकता भाई, x का 2 है तो y का 3 है, यही रेशियो मिलेगा। x का 2 है तो y का 3 है, यही रेशियो मिलेगा। तो मैंने गलत कर दिया क्या? 6 - 4 5 - 2, मैंने पलट तो नहीं दिया। 6 - 4 = 2, 5 - 2 = 3। ठीक है, तो पैरेलल टू द 5 - 2 = 3 होना तो यही चाहिए। तो मे भी फिर वो क्या होगा, ये x का 3 2 दे रखा है। मैं एक बार देख लूँ क्या क्या गलती कर दी। एंड इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए 3, और इसके पैरेलल है। तो ये ऑप्शन जो सेट है वो इसके परपेंडिकुलर के हिसाब से सेट कर दिए शायद। तो परपेंडिकुलर के हिसाब से सेट कर दिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर कर दें ऐसे, और यहाँ पर समांतर की जगह भी परपेंडिकुलर कर दो। अब कर लो। तो हमारी जो लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा, ये 2/3 है तो उलट दो और नेगेटिव दे दो, -3/2। तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 3x, इसका नेगेटिव, और y का कोफिशिएंट 2y, तो 3x + 2y। तो इसका मतलब मुझे पता है a तो नहीं होगा और c भी नहीं होगा। देख लेते हैं भाई इसके हिसाब से भी ऑप्शन सेट है कि नहीं। ठीक है, ओके। और ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरेगी, तो वो भी सोल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डबल करके उसमें ऐड करूंगा ताकि y से y कट जाए। तो इसका डबल 2x + 3x यानी कि 5x, 2y + 2y - 2y खत्म, 2 8 16, ये एक उधर जाएगा = के 16 - 1 15, x = 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो मैं पुट करता हूं कहीं पर भी, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आ जाएगी जी 5। तो y की वैल्यू है 5। ये पॉइंट मुझे मिल गया 3 5। तो रखूं मैं यहाँ पर, चलिए जी। तो x की वैल्यू 3, 3 3 9, 5 दूनी 10, 10 और 9 19, यहाँ पर आना चाहिए 19, ये होना चाहिए। 3x + 2y = 19, जी हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक, आगे बढ़ जाए। बीस क्वेश्चन करेंगे हम इस क्लास के अंदर, 19 और 20।
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच हैज 3 एज एक्स इंटरसेप्ट, जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट -5 है। तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया ये लिखना आना चाहिए कि x बटे में 3 प्लस में y बटे में -5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, रटने को ऐसे रट सकते हो कि x का कोफिशिएंट y इंटरसेप्ट दे दो, बट एक स्टेप लिख लो, बाद में कर लेना ऐसे। अब आप इसको -15 से गुणा कर दो, -15, या फिर 15 से गुणा कर दो, -15 से छोड़ दो, 3 और 5 का एलसीएम। ठीक है, तो 3 5 15, 5x, 5 3 15 -3y इज इक्वल टू 15, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताया वो वाला है। ये जो इसने इक्वेशन बताई है, ये जो इसने लाइन बताई है, वो कैसे दिखेगी ग्राफ पर पता है? x इंटरसेप्ट बोला है 3 और y -5, वो ऐसे जा रही है। x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट -5 है। इस लाइन की बात कर रहा है वो भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स 2 and 3 फ्रॉम द एक्सिस। 2 और 3 इंटरसेप्ट काट रही है, तो आपको पता है कि एक्सिस से 2 और 3 काट रही है, तो सर पहले किसका बताएगा? पहले x का ही बताएगा। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो हमें पता है कि x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप गुणा में क्या करोगे? आप गुणा में 3 और 2 का एलसीएम 6, ताकि ये नीचे से 2 और 3 चले जाएं, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सिंपल। अब करने को मैं इसी को ऐसे भी कर सकता हूं कि अपनी जो लाइन है वो x इंटरसेप्ट काट रही है 2, तो यानी कि वो 0.20 से गुजर रही है, और y इंटरसेप्ट काट रही है 3, यानी कि वो 0.3 से गुजर रही है। और 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की जो इक्वेशन है उस वाली अंडरस्टैंडिंग से कर लूँ, उस प्रोसेस से कर लूँ। बट ऐसे अननेसेसरी लेंथी क्यों करना है? मैंने अंडरस्टैंडिंग क्यों दी है कि ये अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। जितनी चीज़ें क्लियर होंगी, क्या पता वो किसी सवाल में फंसाने की कोशिश करे, आप बच जाओगे। जो बुक किस तरीके से पढ़ रहे हैं वो फंस जाएंगे। ठीक है, बट ये हमें पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म की ऐसे है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लूँ, ये ना हो इसी उससे हो। ठीक है, ये अगली क्लास के अंदर करेंगे भाई, जस्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे हम अगली क्लास। तो अपना फीडबैक अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डेफिनेटली देना। ठीक है, मैं आपसे अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। और एक और बात बता दूँ देखो भाई, अभी एग्ज़ाम है आपका पास, और जब एग्ज़ाम पास हो तो सिंपल सी बात है, आपको कभी भी कैप नहीं लगानी। किस चीज़ के ऊपर कैप नहीं लगानी? टाइम के ऊपर। कई बच्चे ऐसे पूछते हैं इतने घंटे पढ़ लूँ, उतने घंटे पढ़ लूँ। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखो कि अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। हेल्थ के साथ कब कब कॉम्प्रोमाइज़ होएगा बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, हम जो भी काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? आप क्यों पढ़ रहे हो? सिलेक्शन लेने के लिए। अब सिलेक्शन ही ला हो तो क्या फ़ायदा? आपका स्लीप 8 आवर्स के लगभग, 6 7 8 आवर्स, वैसे 8 आवर्स के लगभग होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपकी जो डाइट है, डाइट के ऊपर मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल वही ऐसी डाइट हो कि जैसे ये मार्वल की मूवी बनाते हुए आयरन मैन वगैरह सुपर हीरो मैन को देते हैं, वो नहीं बोल रहा मैं। थोर जो डाइट लेता है, ऐसी डाइट हो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ना हो, ठीक ठाक डाइट हो। ठीक ठाक, जो आप एवरेज खाते आ रहे हो अब तक, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना कि लंच ही स्किप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ओके ओके सी डाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम दूर हो तो हमें ये भी करनी चाहिए। जब एग्ज़ाम पास हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो अगर ये आपका टाइम खाए, और टाइम खाती है एक्सरसाइज। लेकिन थोड़ा मोटा मेडिटेशन, थोड़ी सी वॉकिंग, ये आपको कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, थोड़े से टहल लिए, मतलब कि कम से कम टाइम हो। तो आपको टाइम के ऊपर कैप नहीं लगानी। अभी तो टाइम है ना मैक्सिमम पढ़ने का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ो। जैसे आपने अगर सुना हो, कई लोग बोलते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैं 18 घंटे पढ़ा था, ये पढ़ा था। कोई भी बंदा 6 महीने 8 महीने 1 साल नहीं पढ़ सकता 18 घंटे। 18 घंटे काम नहीं होता, बेवकूफ़ बना रहा है। हम कोई दूसरी दुनिया से थोड़ी आए हैं भाई। तो जब हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, मैक्सिमम पढ़ना होता है, जब अपना एग्ज़ाम है ना, तो अगर कोई आपको बोले कि मैं ऐसे रनिंग करता हूँ मैराथन, और मैं पूरी मैराथन में ही तेज़ भागता हूँ, झूठ बोल रहा है।
पूरे मैराथन में थोड़ी तेज भागेगा। जब आपको पता है लास्ट लैप रह गया, 5000 मीटर, 5 किलोमीटर आप भाग रहे हो, तो लास्ट लैप में तेज भाग लेते हैं हम कि ठीक है थोड़ा सा टाइम कम हो जाए। सारे लैप थोड़ी तेज भाग सकते हैं। तो जब एग्जाम में अपना 1 मंथ रह गया हो, या फिर एग्जाम में अपने 2 मंथ रह गए हों, तो उस वक्त 2-2.5 मंथ, तब हम बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम जो है हमारा 6 महीने दूर है यहाँ से, तो क्या है, हम 8-10 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे के करीब, 9-10 हम मैक्सिमम टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। बट हम अपनी स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हैं। बट जब एंड के 2-2.5 महीने हो जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी, सिर्फ इन 2 चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, किसी भी चीज़ को टाइम मत दो। यही टाइम है मैक्सिमम इनपुट डालने का। और कुछ भी मत देखो यूट्यूब पे। एक और गड़बड़ी बच्चे करते हैं कि फलाने प्लेटफॉर्म पर हमने मॉक टेस्ट दिया तो हमारी इतनी रैंक आई, इतने बच्चों के इतने परसेंट आए, ये Tier 1 आप क्लियर कर चुके हो, डिसेंट सी तैयारी है, तो खुद पर भरोसा रखो। दूसरों से कंपेयर करके, कम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें दूसरों से बेहतर करना है, पर दूसरों से जो बेहतर करना है वो दूसरों से कंपेयर करके नहीं होता, एनालाइज खुद को ही करना होता है, तभी हम दूसरे से आगे जा पाते हैं। मैं कल जहां पर था उससे आगे निकलूंगा, फिर आज जहां पर हूं अगले दिन उससे आगे निकलूंगा, ऐसे ऐसे कर करके मैं इतना आगे निकल जाऊंगा कि दूसरे पीछे छूट जाएंगे। किसी और को पीछे छोड़ना है तो उसको देखकर पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, उससे सिर्फ एंग्जाइटी ही बढ़ेगी। तो 70 तरह के लोग हैं, फालतू की बकवास करते हैं, गलत तरीके से मॉक टेस्ट में टॉप आ जाते हैं, और मॉक टेस्ट की कंपनियां भी ऐसे करती हैं। बच्चे उनके पास होते हैं, 20,000 दिखा देंगे, 2 लाख, हर एक चीज़ को 10 गुना करके दिखा देंगे। ये दिखाना चाहेंगे कि हमारे पास ज़्यादा बच्चे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। इतनी तरह की प्रैक्टिस चल रही है मिसगाइड करने की, आगे बढ़ने के लिए अलग अलग चीज़ें करने की, अलग अलग चीज़ें करते हैं लोग। तो सिंपल मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं, खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो, खुद की प्रोग्रेस को एनालाइज करो। दूसरों की प्रोग्रेस घोड़े के वो लगे होते हैं, ऐसे हो जाओ। दूसरे को देखोगे, इसके जिक्के में आ रहे हैं, इसके ये आ रहे हैं, इसके वो आ रहे हैं ना, दूसरे से उठा रहे तो आपका दोस्त है या कोई टॉपर इंटरव्यू है, उससे कोई पॉजिटिव चीज ही उठाओ, बस खत्म। अदरवाइज दुनिया बहुत तरीके से बेवकूफ बना रही है। आप लोगों को पता भी नहीं है क्या क्या चीजें फील्ड में, मैं इसके अंदर हूं, मुझे पता है कि यूट्यूब के व्यू काउंट, सब्सक्राइबर, टेलीग्राम, हर जगह मतलब अलग अलग तरह की चीजें होती रहती हैं। तो सिर्फ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन नंबर्स से दूर होकर, मॉक टेस्ट के नंबर्स से भी दूर होकर, क्या परसेंटाइल आ रही है क्या नहीं, खुद को आगे बढ़ाते रहो बस। ड्रो मत। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा कि आप कुछ मिस आउट कर दोगे। मैं होने ही नहीं दूंगा कि आप कुछ मिस आउट कर दो। ऐसा कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा कि आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आप मिस कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। नहीं, चुपचाप बैठकर खुद को एनालाइज करो, अपनी पढ़ाई करो। ये टाइम है जबरदस्त काम करने का। काम से प्यार करो, अपनी पढ़ाई से। अब आपको टाइम कम ही लग रहा होगा जो सीरियस स्टूडेंट है कि दिन में 50 घंटे क्यों नहीं है भाई, 24 ही क्यों है। बढ़िया बात है ये, ठीक है। और अपने ऊपर अननेसेसरी बर्डन भी मत सोचना कि अरे मैं जितना सोच रहा था काम उतना हुआ नहीं, क्योंकि जितना हो सकता है उससे ज़्यादा सोच रहे हो आप, इसलिए नहीं हुआ। और सभी यही सोचते हैं, तो बस मैं यही बता रहा हूँ कि नॉर्मल है। आप मैक्सिमम पढ़ लिए ना जितना आप पढ़ सकते थे दिन में, ठीक है, बस यही बेस्ट हो सकता है। अननेसेसरीली गिल्ट में भी मत रहो। आप ये पता है कई बार बच्चे गिल्ट में क्यों होते हैं, क्योंकि वो सिलेबस ऐसे बोल देंगे कि आज मैं ये पढ़ूंगा, सिलेबस लिख देंगे आज मैं ये पढ़ूंगा, और वो नहीं पढ़ पाए। क्या पता उतना पढ़ना पॉसिबल ही ना हो एक स्टूडेंट के लिए। तो आप ये देखो कि आज मैं ईमानदारी से पढ़ूंगा, सिलेबस कितना कवर हुआ वो अलग बात है। आप तो बोल दोगे आज मैं पूरी लाइब्रेरी पढ़ दूंगा, नहीं पढ़ पाया तो मैं गिल्ट में सो जाऊंगा, क्या फायदा। आज मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैंने किया काम, किया, सही है, तो मस्त, कोई दिक्कत नहीं। इससे बढ़िया आप नहीं कर सकते। क्या मैंने किया काम, मैंने नहीं किया, हो दुखी, दुखी होना जरूरी है ताकि आप कल ठीक करो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलें फिर। बाय बाय, टेक केयर।